हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दैट कि हम किस तरीके से बायस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही जानने वाले हैं कि बायस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। जो कि आपको पता है बायस एक मेन टॉपिक है ट्रेडिंग में, जो आपको इजीली समझाता है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या होने वाला है और मार्केट किस तरीके से वर्क करने वाली है। नाउ इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आप लोग बायस को किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने वाला है, तकरीबन 1 घंटे के आसपास का। मैं चाहूँगा कि आप लोग एकदम इत्मीनान से बैठिए, शांति से पेन एंड कॉपी ले लीजिए, क्योंकि बहुत से डाउट्स होंगे जो आपको आएगा, बहुत सारे माइंड में डाउट्स आएंगे, तो उसको लिखिएगा एंड कमेंट में मेरे को पूछिएगा, जिसको मैं ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं कोई दूसरी वीडियो भी बना दूँगा आप सभी के लिए। नाउ लेट्स गो ऑन द टॉपिक कि बायस क्या होता है। मैं आप सभी को बायस के बारे में समझाने वाला हूँ। बायस को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं और उसको समझेंगे कि हम बायस को किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, बायस की बदौलत हमने कई सारे ट्रेड यहाँ पे पकड़े हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ये वाला ट्रेड हमने यहाँ पे कैप्चर किया, देन ये वाला हमने यहाँ पे कैप्चर किया, काफ़ी बढ़िया बढ़िया ट्रेड यहाँ पे कैप्चर किए हैं। एंड देन बायस के बदौलत ही हमने यहाँ पे देखिए एक और ट्रेड जो है यहाँ पे कैप्चर किया है डाउन साइड के लिए। अब वैसे तो इसका ओवरऑल टारगेट इस लो तक के लिए है। लेट्स सी मार्केट इस क्या करता है, ये कल तक आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में मोमेंटम कैसा होता है, ये टारगेट हिट होता है कि नहीं होता। नाउ लेट्स गो टू द मेन पॉइंट कि हमें बायस किस तरीके से कैप्चर करना है। ठीक है, बायस को किस तरीके से समझना है। और उससे पहले मैं ये सारे के सारे जो ड्राइंग्स है, टेम्पलेट्स को सब कुछ डिलीट कर देता हूँ आप सभी के लिए, और A to Z बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है ना, वो बायस है। बायस क्या होता है बेसिकली, ये एक डायरेक्शनल चीज़ होती है। जैसे मार्केट ऊपर जाने वाली है तो डायरेक्शन को बताता है, मार्केट नीचे जाने वाली है डायरेक्शन को बताता है बायस। बायस अगर आपको पता होगा ना, तो जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो आप जो है टॉप पर से यहाँ से शॉर्ट कर पाएंगे। जैसे बाजार ऊपर जाएगा आप टॉप पे से सेल कर देंगे, बाजार ईजिली नीचे चले जाएगा। जब आपको पता है ना बायस नीचे का है, तो जैसे ही बाजार पुल बैक ले आप ऊपर से सेल करिए। और जब आपको पता है कि बायस ऊपर का है, तो जैसे ही बाजार ऊपर जाए नीचे की तरफ में डिप मिले, आपको नीचे से बाय करते हुए चलना है। लेकिन उस सिचुएशन के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई बायस जो है वो हमारे ऊपर के लिए हैं। तो बायस को आइडेंटिफाई करना बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। बहुत हार्ड ये उन सभी के लिए होता है जिन्हें पता ही नहीं है कि बायस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पीओआईज क्या होते हैं और ब्लॉक्स क्या होते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर क्या है, शॉर्ट टर्म बायस क्या है, लॉन्ग टर्म बायस क्या है। इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि एक्चुअल में बायस है क्या। क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो है 1.5x पे भी देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट स्किप मत करिएगा। देखिए क्या होता है कि कभी कभी 1 वीक पे जो होता है ना, वो 1 वीक पे आपको बुलिश बायस दिखा रहा है, बुलिश मार्केट नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे आप वहाँ पे 4 आवर पे शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है मार्केट जो है बियरिश दिखा रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगर 1 वीक का बायस बुलिश है ना, तो ज़्यादा ट्राई करिए जब बायस ने शॉर्ट टाइम पे भी बायस जो है बुलिश हमें नज़र आए, तब अगर आप ट्रेड लेते हैं तो दोनों बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर बुलिश मार्केट जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा है 1 वीक के, लेकिन अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, बट ये भी ज़रूर चलता है। लेकिन कब चलता है, जब इसके साथ लिक्विडिटी मर्ज हो, उसको भी समझना पड़ेगा। तो बायस जो है एक कंबाइंड टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि बायस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। बायस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सभी को सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये 2 चीज़ें लिख लिया। लिखिए कैसे लिखना है। पॉइंट 1 ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ठीक है। पॉइंट 2 नो अबाउट लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन एग्जैक्ट आउटकम ऑफ बायस, उसके बाद जो है हमें एग्जैक्ट आउटकम पता चलेगा कि बायस क्या है। एंड फोर्थ में आप लिखिए कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब टॉप डाउन एनालिसिस जिसे कहते हैं, कि हम जब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के एनालिसिस करते हैं तब जाके हमें बायस की एक्चुअल में पता चलता है कि बायस हैं क्या। और उसके साथ साथ कुछ आप और फर्दर पॉइंट भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए राउंड लेवल जोन्स। राउंड लेवल जोन्स ये ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे मार्केट जो है ना, वो एग्जैक्टली वहाँ पे होल्ड करता है और वहाँ से जो है एक बहुत बड़ा अपसाइड या डाउन साइड मूव आ सकता है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रेस करती है, तो वहाँ लिक्विडिटी होने की वजह से जो मार्केट है वो ऊपर या नीचे जा सकता है।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस चक्कर में मैं ठीक से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बट होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है। तो कोई बात नहीं, मैं इसे एडिट भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपली इसे मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो जो भाई देख सकते हैं प्लीज़ इसे देखें, पूरा देखें। मैं चाहूँगा कि आप इसे स्कीप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप स्कीप कर देंगे तो टॉपिक्स आपके ही दिमाग से उठ जाएगा। क्योंकि मेन मेन टॉपिक जो है ना, कुछ पॉइंट वाइज में मैं आपको बताऊंगा, मेन मेन जगहों पे बताऊंगा कि आपको करना क्या है। नाउ लेट्स गेट टू बैक टू द पॉइंट, लेट्स बैक टू द पॉइंट एंड लेट्स गो टू द हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई मंथली टाइम फ्रेम से। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली 1 and M ऐसे टाइप करना है कीबोर्ड से। जब आप टाइप करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम आपको ऐसे ओपन हो जाएगा। देन मंथली टाइम फ्रेम पे आपको इंपॉर्टेंट पीओआईज मार्क करने हैं। देखिए पीओआईज क्या होता है, गैप इम्बैलेंस होता है, ठीक है। गैप इम्बैलेंस मीन्स दैट कि जब मार्केट में देखिए फ्लक्चुएशन होती है ना, जब मार्केट में ट्रेडिंग होता है, मान लेते एक कैंडल ये है और दूसरी कैंडल ये बनी है। अब इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में या तो विक होगी, या तो सिर्फ हो सकता है इस कैंडल के और इस कैंडल वाले बीच में सिर्फ ऐसे बिक गई हो, पर कोई बॉडी नहीं होगी, मतलब बीच में इस वाले एरिया में बॉडी नहीं होगी, या फिर बिक भी नहीं होगा, ठीक है। अगर बिक भी नहीं है ना ही बॉडी है, तो ये पूरा जो पर्टिकुलर एरिया होता है ना, वो गैप इम्बैलेंस होता है, और इस एरिया से हमें बाय या सेल करना होता है। अब ये क्यों करना होता है, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लीजिए कि लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या होता है ना, कि कोई मान लेते हैं पर्टिकुलर बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने अपने ऑर्डर को यहाँ पे पंच किया, उसके ऑर्डर की वैल्यू जो है ना वो 10,000 करोड़ है। अब मैं थोड़ा इसे ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। 10,000 करोड़ है, अगर वो 10,000 करोड़ रुपीज़ से बाय कर रहा है ना, एक चीज़ मैं आपको 2 मिनट गाइस, जस्ट 2 मिनट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ओके डिलीट हो जाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो 10,000 करोड़ रुपीज़ से कहीं पे बाय कर रहा है ना, मान लेते 100 रुपये के भाव पे ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस 100 रुपये के भाव पे उसने 10,000 करोड़ रुपए डिप्लॉय करे एक ही बार में। अब कुछ बंदे होंगे जो 100 रुपये के भाव पे मान लेते हैं सेब, सेब एप्पल ले लेते हैं, एप्पल एप्पल ए फॉर एप्पल, ठीक है, एप्पल एप्पल हमने ले लिया 10,000 करोड़ रुपए का एप्पल जो है वो 100 रुपये के भाव पे जो है 100 बंदे, मतलब कुछ बंदे हैं जो 100 रुपये के दाम पे बेचना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं 100 पे क्यों बेचूँ, मैं 150 पे बेचूंगा। तो उन्होंने क्या करा, प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाइप हो जाती है, मतलब 100 से 150 डायरेक्ट जंप हो गई प्राइस। तो अभी जो 10,000 करोड़ का ऑर्डर है ना, वो डायरेक्ट 150 पे एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए के सामान खरीदना चाहता है, 10,000 करोड़ के एप्पल जो है पर्सन खरीदना चाहता है ना, वो अब डायरेक्टली 150 रुपए से खरीदेगा। अगर वो 150 से खरीदेगा, तो इसके बीच में जो गैप हो गया ना, जो गैप बना है, मतलब 100 रुपए से 150 के बीच में जो गैप है वो कितने का, 40 रुपए का। तो ये जो 40 रुपए का पूरा पूरा एरिया है, ये एक इम्बैलेंस एरिया है, मतलब कि इस एरिया के बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, इस प्राइस के इस रेंज ऑफ प्राइस के बीच में कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं हुई है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि जब इस एप्पल का प्राइस और बढ़ जाएगा, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, मान लेते 200 चला जाता है और एक बार फर्दर फिर से प्राइस गिर के आता है, और जब गिर के आएगा ना, तो जो ये लोग 100 रुपए के भाव पे, मतलब जो 100 से 150, 160, 180, 190 से बढ़ाते हुए गए हैं ना, तो ये लोग जब गिर के आएगा तो ये लोग देखेंगे भाई डिमांड जो है ऑटोमेटिकली घटते जा रही है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, प्राइस एकदम ड्रॉप हो रहा है। तो कहीं मेरे को डर लगने लग जाएगा, कहीं मेरा ये जो प्राइस है एप्पल का, वो 100 रुपए से भी अगर घट के 80 रुपए आ गया, तब तो मेरे को लॉस लेना पड़ जाएगा। क्योंकि मान लेते उसने 90 रुपए खरीदा ही था, 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए वो बेच रहा है। अब अगर 80 आ जाएगा तो उसे 10 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस के डर में क्या करेगा ना, कि जैसी प्राइस यहाँ से 200 से सीधा 120 रुपए आएगी, ठीक है, 140 रुपए आएगी, 130 रुपए आएगी, 110 रुपए आएगी, वो क्या करेगा, और भी ज़्यादा क्वांटिटी जो है उस प्राइस पे एप्पल की बेच देगा। ये जो है एप्पल के उस प्राइस पे क्वांटिटी बेच देगा। ये थोड़ा थ्योरी हो रहा है, बट आप समझने की कोशिश करिए एक्चुअल में होता क्या है। तो अब जैसे ही बंदा 110 रुपए के या 130 रुपए के प्राइस पे एप्पल बेचेगा, ठीक है, एप्पल जो है सेल कर देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ से बाइंग आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस प्राइस पे और ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने जाएंगे। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे बड़े प्लेयर के, तो फिर से मार्केट जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो सिंपल समझिए कि जहाँ पे आपको गैप नजर आए दो कैंडल के बीच में, जहाँ पर क्या होगा, विक नहीं होगी, सिर्फ बॉडी होगी, नहीं
सिर्फ ना तो बॉडी है ना तो वीक है, वो भी इम्बैलेंस है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिग जा रखी है, कोई बॉडी नहीं है, तो वो भी एक इम्बैलेंस ही कंसीडर कराया जाएगा। उस एरिया को आपको एज ए इम्बैलेंस मार्क करना होता है, ठीक है। एंड देन एक होता है एफवीजी। एफवीजी का मतलब सिंपल है कि ये जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ आपको पता है ये एफवीजी कैसे मार्क करते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, एफवीजी हो गया, आपको इसे ऐसे मार्क करना होता है। बस ये हमारा एक एफवीजी है, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। तो इसे हमें एफवीजी कुछ इस प्रकार से मार्क करना होता है। होपफुली आप सभी जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं। एफवीजी का अगर आपको लॉजिक समझना है तो सेम वही लॉजिक लीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एफवीजी में भी क्या होता है कि प्राइसेस जो है ना वो इस पर्टिकुलर एरिया पे जैसे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो मार्केट गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, जो सेलर्स लोग हैं ना वो पर्टिकुलर कोई जो गोल्ड है ना वो 3500 के भाव के आसपास, ठीक है, 3400 के भाव के आसपास बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो नीचे से बेच रहे हैं और पर्टिकुलर नीचे से कोई बायर है जो उसे खरीदते जा रहा है, खरीदते जा रहा है, खरीदते जा रहा है, खरीदते जा रहा है। अब जो वो मान लेते हैं 3400 डॉलर पे गोल्ड वो बेचने को तैयार है, ठीक है, सेलर जो है वो बेच रहा है, उसने बेचा, ठीक है, यहाँ पे बायर खरीद नहीं पाया तो इसलिए विक ऐसी 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 विक बन गई नीचे की तरफ में। और इस प्रकार की छोटी सी कैंडल बनी, मतलब कि यहाँ पे जो है सेलर जो है ऊपर से जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन जो बायर है वो खरीद रहा है तो वो ज़्यादा नहीं खरीद पा रहा है, तो सेलर के पास सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए जो है सेलिंग में विक बन रही है। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल में देखिए, जो दूसरी डोजी वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल में क्या है, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अब देखिए ये वाली जो कैंडल है ना गाइज, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल को आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक्चुअल में जो है ना ये जो प्राइस है यहाँ पे जब ओपन हुआ ये ऊपर गया। ऊपर जाने का मतलब क्या है, ऊपर जाने का मतलब ये है कि प्राइस में यहाँ पे डिमांड बढ़ी है। मतलब डिमांड मतलब 3300 के भाव पे मान लेते हैं गोल्ड बेचा जा रहा था, तभी जो है बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी, तो ये बहुत सारे गोल्ड ने खरीदने की डिमांड करी, उन्होंने 3310 पे भी खरीदना शुरू कर दिया। अब 3310 पे खरीदा तो जैसे प्राइस और बढ़ गया, फिर भी वो खरीद रहे हैं 3320 तक। फिर अचानक से कोई बड़ा सेलर आ गया, उसने क्या किया, बहुत सारा गोल्ड डाल दिया। अब वो जो है बहुत ज़्यादा सप्लाई में बेचने लग गया है, तो यहाँ पे डिमांड जो है ऑटोमेटिकली घट गई, क्योंकि जितनी भी डिमांड होती है वो फुलफिल होने लग जाएगी। अब सेलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, वो लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूस। अब जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते जाएंगे, और जो बायर है ना वो लगातार खरीदता जाएगा, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब अचानक से अब एफवीसी का यहाँ पे वही सेम लॉजिक लगाइए कि मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुआ है। जब यहाँ से पर्टिकुलर एरिया से जहाँ से मार्केट में बड़ी बाइंग आती है ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं फुलफिल होने के लिए। मीन्स दैट कि अगर प्राइस फिर से डिस्काउंट जोन पे आता है तो बड़े प्लेयर फिर से उसे बाय करने को लिए उतारू होते हैं, इसलिए वहाँ से जो है बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। इसलिए उसे एफवीसी एंड ऑर्डर ब्लॉक का रूल दिया जाता है ना। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा, इसे आप इंटरलिंक कर लीजिएगा, जैसे मैंने इम्बैलेंस का आपको कॉन्सेप्ट समझाया, एज वेल एज सेम ही है दोनों, ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। बट एक चीज़ ये है कि अगर आप एफवीजी के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो बहुत सारे मार्केट में एफवीजी बनते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला एफवीजी है, ठीक है, और देन यहाँ पे एक और ये वाला एफवीजी है, ठीक है, ये भी एक एफवीजी है, ठीक है। मार्केट ऊपर से आ रहा है, नीचे आया, पहले वाले पे टैप ना करके, टैप करा थोड़ा ऊपर जाता है एंड देन नीचे आ जाता है, और फिर दूसरे वाले भी जो टैप करके वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे आया पहले वाले से ही निकल गया। तो इसके पीछे का कारण है, देखिए, अंधाधुन एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता, ठीक है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक घंटा वर्क नहीं करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, ये जल्दी मार्केट में वर्क करता ही नहीं है, ठीक है। आप इसको कितना भी यूज़ कर लीजिए, ये वर्क नहीं करेगा। वर्क किसके लिए करता है, उसके लिए करता है जो इसको प्रॉपरली समझता है। और ये कब वर्क करेगा, जब मार्केट में फ्यूल होगा। सिंपल समझिए, अगर आपको एक पर्टिकुलर बॉर्डर से दूसरे पर्टिकुलर बॉर्डर तक जाना है, उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए, ठीक है। और मार्केट में फ्यूल क्या होता है, वो होता है लिक्विडिटी, एल, ठीक है, एल फॉर लिक्विडिटी। अब अगर जितना ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगा उतनी तेज़ी से बाजार जो है एक पर्टिकुलर जोन से दूसरे पर्टिकुलर जोन तक जाएगा।
मीन्स मतलब कि मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि जैसे ये वाला एफवीसी है, ठीक है, और एक ये वाला एफवीसी है। अब कभी कभी होता है कि मार्केट यहाँ से आया, थोड़ा रिएक्ट करा और मार्केट नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि मार्केट नीचे गिरता है और दूसरे वाले से ही भाग जाता है? इसके पीछे का रीज़न ये है गाइस, सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आया, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एफवी ओ क्या पर्टिकुलर क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब अगर मार्केट ऊपर जाना है तो कौन चाहिए, सेलर चाहिए। ऊपर जाना है, सेलर चाहिए। लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है कि ऊपर जाना है, किसको जाना है, प्राइस को ऊपर जाना है, मार्केट को नहीं, प्राइस को। प्राइस जो है, प्राइस को ऊपर जाना है। गोल्ड का प्राइस मान लेते हैं 3300 पे है यहाँ पे, अगर इसे 3600, 3700 और 3800 तक जाना है तो क्या जाना है, प्राइस जाना है, गोल्ड को थोड़ा जाना है, गोल्ड के प्राइस को भागना है, ठीक है। अगर गोल्ड के प्राइस को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सेलर चाहिए। जितने ज़्यादा सेलर होंगे, जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी, ठीक है, और वहाँ पे एग्रेसिव अगर बायर्स आएंगे, डिमांड करेंगे, तो जो सेलिंग है ना, जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई घट जाएगी। अगर सप्लाई जितनी कम हो जाएगी, अगर सप्लाई जितनी ज़्यादा कम होगी, जितनी ज़्यादा सप्लाई कम होगी और जितनी ज़्यादा डिमांड हाई होगी, उतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताता हूँ ऑनियन का। आप ऑनियन मतलब प्याज तो जानते होंगे। क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में आपने देखा होगा कि ऑनियन के प्राइसेस जो होते हैं ना, वो 100 रुपये किलो भी होता है भाई, 100 रुपये किलो। और कभी कभी जो होता है वो 20 रुपये किलो पे भी बिकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, रीज़न समझो कि मान लेते जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है ऑनियन की, जब बहुत ज़्यादा सप्लाई है और लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड से ज़्यादा अगर ऑनियन है तो वहाँ पे क्या है, प्राइस ऊपर बढ़ पाएगा नहीं। अगर ऑनियन मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट में 100 केजी पड़ा हुआ है, ठीक है, 100 केजी पड़ा है और लोगों की डिमांड ही सिर्फ और सिर्फ 50 केजी है। थोड़ा टेक्निकल है बट इसे समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप कभी भी इसको भूल ना पाएँ। अब डिमांड 50 केजी ही है ऑनियन की और सप्लाई जो है वो 100 केजी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइसेस ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई 100 केजी का तो सप्लाई है और यहाँ पे 20 रुपये किलो चल रहा है, 50 किलो की डिमांड है, तो 50 किलो तो बिक जाएगा। लेकिन जो बाकी बचा 50 किलो, उसका क्या होगा, उसको बेचने के लिए यहाँ पे क्या होगा, प्राइस को कम कर दिया जाता है, 10 रुपये किलो कर दिया जाएगा ताकि और ज़्यादा बिके। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि प्राइसेस कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ टाइम पे ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है कि प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। वो क्यों होता है समझो, जो ऑनियन है ना वो 20 रुपये किलो था, ठीक है, ये ऑनियन है, ऑनियन है, ऑनियन है। थोड़ी मेरी ड्राइंग ख़राब है तो उसको नज़रअंदाज करिए। ये 20 रुपये किलो ऑनियन जो है ना, अब अचानक से क्या होगा कि जो मान लेते हैं इसकी सप्लाई मार्केट में 100 केजी है, ठीक है। अब अचानक से क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो जानबूझ के इसको खरीद लेंगे, 20 रुपये के भाव पे खरीद लेंगे। लाइक मी, मैं ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। मैंने 20 रुपये के भाव पे खरीदा और इसे मैंने प्रिजर्व कर लिया, मतलब अपने फ्रीज़र में रख दिया। अब सारे 100 केजी के जो मेरे पास ऑनियन है ना, वो मेरे फ्रीजर में पड़े हुए हैं। अब मेरे फ्रीजर में पड़े हैं तो मार्केट में क्या होगा ना, इसकी शॉर्टेज आ जाएगी। अगर मार्केट में इसकी शॉर्टेज आ जाएगी मार्केट में, तो जो डिमांड है ना, मान लेते हैं मार्केट में जो डिमांड है ना वो 50 केजी की है, 50 केजी से है। अब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली 100 केजी तक बढ़ जाएगी। अब 100 केजी तक बढ़ गई, मार्केट में प्याज ही नहीं है, ऑनियन ही नहीं है और मेरे पास प्याज है, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में से लेके जाऊँगा और मैं डायरेक्ट 100 रुपये किलो बेचूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट 100 रुपये किलो बेचूंगा और लोग खरीदेंगे क्योंकि लोगों की इनिशियल नीड है। अगर इनिशियल नीड है तो लोग इसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे और जैसे जैसे लोग खरीदेंगे ना, वैसे वैसे ऑनियन का प्राइस बढ़ता रहेगा। वो 110 हो जाएगा, कभी 120 हो जाएगा। लोग ये देखेंगे कि भाई इसका तो प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है। अब अगर वो बंदा, कोई बंदा है जो आज 110 रुपये के भाव पे खरीद रहा है, सिर्फ मान लेते हैं 2 किलो खरीद रहा है ना, 2 केजी खरीद रहा है ऑनियन, तो वो ये भी सोचेगा कि भाई अगर आज मैं 2 केजी खरीद के लेके जा रहा हूँ, कल ये अगर 120 रुपये हो गया तो क्या करूँगा मैं, तो चलो एक काम करता हूँ 4 किलो खरीद लेता हूँ। मतलब वो और ज़्यादा एग्रेसिव डिमांड कर और ज़्यादा एग्रेसिव डिमांड कर लेगा इस फियर के डर में कि भाई कहीं प्राइस ना बढ़ जाए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना कि प्राइसेस जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब मेरे को दिख रहा है एज अ सेलर कि भाई बंदा तो 120 रुपये के किलो के रेट पे भी खरीदने लग गया, तो मैं क्या करूँगा, 150 कर दूंगा। अब 150 कर दूंगा तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। इसी वजह से जो है यहाँ पे जो है जैसी प्राइसेस यहाँ पे आती है ना, वो यहाँ से अप साइड में जाना शुरू कर देता है, ठीक है। डिमांड जो है यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाती है और जो सप्लाई है ना उसकी शॉर्टेज हो जाता है, जिस वजह से एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। तो ऐसा क्यों होता है ये तो मैं आपको समझा दिया हूँ। अब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी चीज़ पे निर्भर करता है। देखिए
ये जो एफवीसी होता है ना, ये वाला जो एफवीसी हमारे ऊपर है, ठीक है। अब ये वाला एफवीसी है, अगर यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ से काफ़ी हद तक सेलर आ रहे हैं, वो जो यहाँ पे सब लोग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, 80 से ज़्यादा अगर लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो लोग अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, गोल्ड को शॉर्ट कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ा रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। अगर शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्लेयर आया, ठीक है, उसको बाय करना है। उतनी क्वांटिटी अगर उसे मिल गई, मान लेते हैं उसे 1,000 करोड़ रुपीज़ की बाइंग करनी है, अगर 1,000 करोड़ रुपीज़ की सेलिंग मिल गई तो सारे क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाय कर लेगा, और ये वाला जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा फर्स्ट वाला, वो वर्क कर जाएगा, बाजार ऊपर चला जाएगा। या फिर आपको दूसरे व्यू से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप यहाँ पे जो है ये एफवीजी है, ठीक है, ये एफवीजी है, थोड़ी ड्राइंग बेकार है। अब मार्केट यहाँ पे आया, ओके, एंड देन मार्केट यहाँ पे गया, होल्ड किया और यहाँ से निकल गया। क्यों निकला? रीज़न ये है कि मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे सेल किया। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल किया तो उन सभी के स्टॉप लॉसेस कहाँ मिलेंगे? ऊपर ही मिलेंगे। अगर ऊपर से उन सभी के स्टॉप लॉसेस मिलेंगे तो जो सेल किया है, इसने अगर यहाँ पे सेल किया है तो उसके जो ऑर्डर होगा स्टॉप लॉस का, वो ऑर्डर होगा बाय, बाय में होगा। तो जब मार्केट में बड़ा प्लेयर बाय करेगा, मान लेते हैं उसे 1,000 करोड़ रुपए डिप्लॉय करने हैं यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे डिप्लॉय करेगा तो इन सभी के जो ऑर्डर हैं वो कटेंगे, स्टॉप लॉस कटेंगे। तो ये जो सेलर है ना, वो भी यहाँ पे बाय करेगा। तो जब दोनों मिलकर यहाँ पे एग्रेसिव बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ने लग जाता है, इसी वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ में जाते हैं। और दूसरा डिमांड एंड सप्लाई के रूल, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करोगे तब जाकर वो पता चलेगा कि मार्केट में प्राइस कहाँ से बढ़ने वाला है, ठीक है। और कभी कभी पहला वाला इसीलिए वर्क कर जाता है क्योंकि मान लेते हैं पिछला कोई चार्ट होगा जहाँ पे एक लेवल होगा, एक लिक्विडिटी होगी जिससे मार्केट हंट करेगा, सभी के सभी जो भी यहाँ पे बायर्स होंगे उन सभी को निकाल कर सेल में कन्वर्ट करेगा, फर्दर न्यू सेलर को इन्वाइट करेगा, और जब नए सेलर आ जाएंगे तब जाके बाजार ऊपर जाएगा। इसी वजह से कुछ कुछ चीज़ों में पहली बार में वर्क कर जाता है और कुछ कुछ चीज़ों में आखिरी बार में भी वर्क करता है, आखिरी वाला ही वर्क करता है। तो इस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्क करने वाला है। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फ्यूल कितना है। अगर मार्केट में वहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट में कलेक्ट करी जा रही है उस ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी के ऊपर, या उस ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी की क्लिक करी जा रही है, तो उसके हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी वर्क करेगा। अब होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डेप्थ में मैं आपको समझा रहा हूँ, और कोई भी आपको नहीं समझाएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एक आपके लिए ही काफ़ी बेहतर बेहतर एग्जांपल है। अब नाउ लेट्स गो टू द बायस के टॉपिक पे कि हमें बायस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को मार्क करेंगे। जैसे कि ये हमारा मंथली का है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मंथली का एफवीजी यहाँ पे मार्क कर दिया, ये एफवीजी है। एंड देन इसके जस्ट नीचे में आप देखेंगे इस पर्टिकुलर एरिया से जो है बाइंग स्टार्ट हुई है। तो जिस जहाँ से बाइंग स्टार्ट होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। वो भी दो रो का हमने मार्क कर दिया। कुछ नहीं करना है, सिंपल मार्क करना है। उसके बाद आपको वीकली में जाना है। देन आपको वीकली में जाने के बाद आपको देखना है कि अब ऐसे कौन से पीओआईज हैं जहां तक मार्केट को आना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, मतलब रिफाइन करेंगे। आप सिंपली समझिए, रिफाइन में अगर मैं देखूं तो ये मंथली का जो एफवीजी है ना, उसके आखिरी वाला जो एफवीजी है हमारे पास वो ये वाला है एक, तो ठीक है। एंड देन हमारे पास एक मेन जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो हमारे पास एक ये वाला है। तो हमारे जो मेन पर्टिकुलर एरिया है ना, ये है, ये हमारे पास एफवीजी पड़ा हुआ है यहाँ पे देखेंगे। तो इसे हम इस वाले एरिया को हम पूरा पूरा ले लेंगे एज अ होल। ये हमारा ओबी हो गया। और अगर हम एफवीजी की बात करें तो ये देखिए, इस वाले हाई को, जो इनसाइड वाला होता है ना, इनसाइड का जस्ट हाई, इसका हाई, एंड देन ये वाला, मतलब ये पूरा यही वाला एरिया, ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेना क्योंकि ओवरलैपिंग का एरिया है। आपको मैंने वैसे सिखाया था पहले भी कि ओवरलैपिंग क्या होती है। तो जो मान लेते हैं, देखिए ये वाला हमारे पास एफवीजी है, ये हाई होगा, ये वाली कैंडल का हाई। वैसे ये तीनों कैंडल एज ए इनसाइड ही आप कंसिडर करिए, वैसे इस वाले को कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक एफवीजी है, ठीक है। इस वाले हाई, सेकंड छोड़ दें, थर्ड का ये लो, ये हमारे पास एफवीजी होगा। या फिर अगर आप इसे कंसिडर करते हैं तो आप इसे भी कंसिडर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप इसे रिफाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिफाइनेशन के बाद भी जो हमारे पास एक्चुअल में एफवीजी आके बन रहा है ना, वो ये वाला पर्टिकुलर यही वाला एक एफवीजी है। तो ये हमारे पास एक एफवीजी कहलाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप। एंड देन अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ब्लॉक की, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये पूरी कैंडल, ठीक है। और इसको भी आप बहुत अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं, इसके डिस्काउंटेड जोन को कैसे रिफाइन करना है, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करना है, ये फिबोनाची लगानी है। एंड फिबोनाची जब आप लगाएंगे तो ये जो आपको पर्टिकुलर जोन होगा ना, ये वाला पर्टिकुलर जोन, ठीक है, 0.5 एंड 6 का, ये हमारे पास एक
एज अ वो आएगा, क्या बोलते हैं, एफ वी जी। एंड देन हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तुरंत, इसको भी रिफाइन करना है, तुरंत ही तुरंत रिफाइन करते जाना है। देखिए रिफाइनेशन के बाद आपको पता चल रहा है कि एक यहाँ पे एफ वी जी था, ये वाला देखिए, ये वाला फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला इसका टैप किया मार्केट ने, देन यहाँ से बूम किया, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए ये वाला एक एफवीजी था जिसे टैप करके मार्केट जा चुका है, इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका हाई ये छोड़ दिया, इस वाले लो तो यहाँ पे ये भी नहीं है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर में देखिए ये वाला का हाई, अगर इसको छोड़ दे इसके नहीं है, इस वाले का हाई, एंड देन ये सेकंड वाले छोड़ दिया, मतलब ये वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए एक ये वाला हमारा फर्स्ट कैंडल है, दूसरा ये सेकंड छोड़ दिया, थर्ड छोड़ दिया, थर्ड वाला ये देख लिया, तो ये थर्ड में हमारे पास एक एफवीजी निकल के आ रहा है, ये वाले का लो, ये देखिए जस्ट ये वाला, मैं आपको क्या बता रहा था सेम, कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है एज ए एफवीजी आएगा ही आएगा, तो वही आ रहा है, ठीक है। और यही चीज़ देखिए यहाँ पे, और सेम देखिए हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये वाला पर्टिकुलर एरिया, मतलब ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये पूरी पूरी ओवरलैपिंग ही जो है हमारी एज एफ ओ बी आता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एज अ ओ बी ये कंसिडर होगा ये वाला एरिया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कैसे आपको रेटिफाई करना है, क्योंकि रेटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी आवाज़ कम आ रही है हेडफोन लगा लेना और स्किप मत करना, बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं बिल्कुल एडिट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है एडिट करने का। तो मैं आपको बस समझाते हुए जा रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, और इसके नोट्स बनाओगे तो बहुत बेहतरीन आपको बनेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। ओके, एंड देन ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ और भी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिक्विडिटी के की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि मार्केट में देखिए यहाँ पे जो है ना, मार्केट में यहाँ पे देखिए मार्केट में एक सबसे पहले एफ था, एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पूरा पूरा कंसीडर होगा, ये वाला पूरा ही कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट उसे टैप करता है देन ऊपर जाता है, लेकिन जाने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए। फ्यूल किस चीज़ का लिया है, फ्यूल लिया है मार्केट ने इस वाले लो का, इस वाले लो का ही फ्यूल लेके गया है मार्केट। इस वाले लो का जो भी बायस है इसका जस्ट ब्रेकडाउन पे सेलिंग में गया एंड देन मार्केट ऊपर गया। बट अगर हम अभी यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीसी है ना, यही जो हम जिसकी बात कर रहे हैं लास्ट वाला, ये फुलफिल हो चुका है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीसी जो है फुलफिल हो चुका है, प्राइस ऑलरेडी अपसाइड में मूव करी एंड यहाँ पे कंटिन्यूस बायस आए एंड उन्हीं बायस की वजह से जो है मार्केट में ये वाला जो एफवीसी है ऊपर का वो वर्क करा एंड देन प्राइसेस अगेन डाउन साइड में जाना शुरू कर दिए। तो अभी जो मेरे सबसे जो टारगेट है ना गाइस, वो ये वाला है। मीन्स दैट आने वाले समय में आपको दिखेगा कि प्राइस जो है इस वाले जोन के नीचे आएगी, इस वाले लेवल के नीचे आएगी, मतलब इस वाले लिक्विडिटी के नीचे आएगी, क्योंकि ये वाला तो एफ हमारे लिए वर्क कर चुका है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस बनता नहीं है, नहीं जी इसका कोई बनता है, तो इसे छोड़ दो। एंड देन आप की लेवल मार्क करने, की लेवल में हमारे पास एक ये वाली लिक्विडिटी है और इस लिक्विडिटी के जस्ट नीचे में आपको एज एक एफ दिखेगा ये वाला, तो आपको इसे भी मार्क करना है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला ही क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी ली जाएगी देन काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जाए। आप अगर आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई आपने इसे क्यों नहीं लिया, इसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि जिसके जस्ट नीचे में लिक्विडिटी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और आखिरी वाला एफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे है। तो अगर प्राइसेस यहाँ तक आती है तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो यहाँ से भी घूमने का चांसेस होते हैं। नाउ अगर अभी मैं की लेवल की बात करूँ तो इस वक्त में जो है ना मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक किया है, जिसे हम कहेंगे BOS, ठीक है। स्ट्रक्चर 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 ज़्यादा नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि बाज़ार में सेल ऑफ आने की प्रोबेबिलिटी होती है। सेल ऑफ कहाँ से आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक एफ मार्क करना है, जो कि ये वाला एफ है। आप देख ही सकते हैं गैप मिलेगा आपको ऑब्वियसली। ये देखिए ये वाला जो हमारे पास कैंडल है, इस वाला ये थर्ड वाला कैंडल है, ये सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट वाले का लो, सेकंड वाले को छोड़ दिया, थर्ड वाले का हाई, तो उसके बीच में एक फॉर्मल गैप, जस्ट इस गैप को आपको मार्क करना है
एंड देन इसे यहाँ पे ऐसे मार्क करना होता है। सिंपल, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत प्यार से। इसे मार्क करना होता है, उसे क्या देते हैं हम, एफवीसी। एफवीसी वीकली में आ गया। फिर आप सर जस्ट डेली में जाएंगे। डेली में कुछ नहीं करना होता। डेली में जाने के बाद आपको स्ट्रक्चर का फ्लो समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम डेली में भी नहीं आ रहा तो हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एफईजी का है, एफईजी हमारे पास ये पूरा, ठीक है। बाजार यहाँ पे आता है। बाजार आने के बाद ये वाली लिक्विडिटी ले लेता है, एक हाई की लिक्विडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद जस्ट गाइस, हमें अगर नीचे की तरफ में जाना है, सेल करना है, तो एमएसएस का वेट करना होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? जब मार्केट अपने किसी पर्टिकुलर लो को ब्रेक करे। लो को ब्रेक करने का मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक करे, ठीक है। जैसे लो ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, ये हाई है, तो ये हाई होने के बाद ये वाला जब लो ब्रेक होगा ना, तो इसको एमएसएस कहा जाएगा। एंड देन इस पर्टिकुलर एरिया में जो एफईसी बनेगा, वहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही यही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सेम सेम मार्केट में यहाँ पे हुआ भी है। तो मार्केट में क्या हुआ, ये लिक्विडिटी ली, हम इसे लिक्विडिटी मार्क करेंगे। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने टैप किया, बाजार में यहाँ से सेलिंग आनी है, तो सेलिंग आने दो, आने का वेट करो, सेलिंग आने दो। ये सेलिंग नहीं है। सेलिंग अगर ये है तो आपको ना यहाँ पे एफवीसी को इसको मार्क करना है। लेकिन एफवीसी से पहले आपको एमएसएस देखना है कि एमएसएस कहाँ होगा। एमएसएस कहाँ होगा? एमएसएस होगा इस वाले लो के जस्ट नीचे में। ये जो मेजर लो है ना, ये वाला लो, यहाँ पे होगा हमारा एमएसएस, ठीक है। ये होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यही क्यों होगा, इसका भी रीज़न है। सब चीज़ का रीज़न समझिए। और हमने बाय क्यों नहीं ये किया? क्योंकि हमारे जो बियरिश है, हमारे जो सेलर्स है ना, वो हमारे जो बायस है ना, वो बियरिश है। क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ पे रिलाई करें, बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप पे आए हैं, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम की तरफ ही जाना है। तो इस वाले एफवीसी पे हमने टैप किया, तो हमें नीचे की तरफ में जाना है ऑब्वियसली। अगर नीचे की तरफ जाना है तो हमें एमएसएस का वेट करना है। एमएसएस कहाँ होगा? इसके नीचे होगा। जैसे ही मार्केट में कैंडल क्लोज करते एमएसएस बना। एमएसएस बनने के बाद आपको नए एफवीसी का वेट करना है। नया एफवीसी कहाँ क्रिएट हुआ है? इस वाले जोन के बीच में क्रिएट हुआ है। आप देखेंगे ये वाली फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई। ये हमारे पास एक एफवीसी क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एफवीसी क्रिएट हो जाए, जस्ट आपको यहाँ से शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस वाले एफवीसी के ऊपर, और टारगेट जो होने वाला है वो सीधा सीधा ये वाला एरिया होने वाला है। ये वाला एरिया आपने यहाँ तक जस्ट शॉर्ट कर दिया। कहाँ पे? नेक्स्ट लिक्विडिटी। नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है। एंड देन अभी जो करंट का माहौल आप देखोगे, तो यहाँ पे एक बाइंग का भी ट्रेड बन रहा है, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का एक एफवीसी है, 4 आवर टाइम फ्रेम का। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम का एफवीसी है, तो सेम एज हमें वेट करना है। वेट क्या करना है? एक एमएसएस होने का। और एमएसएस कहाँ पे होगा? वो होगा यहाँ पे। क्या एमएसएस हो गया है? हाँ, द आंसर इज कि एमएसएस हो चुका है। अगर अब एमएसएस हो गया है, तो अब क्या करना है? अब हमें वेट करना है एफवीसी के वेट करने का, बनने का, एफवीसी के बनने का। अब अगर एफवीसी जब बनेगी तभी हम ट्रेड लेंगे। तो एफवीसी कब बनेगी? जब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। और स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए हमें वेट करना होता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग कब आएगी, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी यहाँ से, एंड देन बाइंग के बाद हमें एक एमएसएस के साथ एफवीसी बनेगा, देन हमें अपसाइड में जाना है। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट कि हमने ये तो आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि किस तरीके से हमें रेटिफाई करना है। जैसे मैंने आपको समझाया, वीकली पे आपने वो देख लिया कि भैया जो मार्केट है वो डाउन है, और ऊपर वाले एरिया से जो है एफवीसी से हमें शॉर्ट करना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम के एफवीसी पे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में रेक्टिफाई करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, एंड देन वहाँ पे एक एफवीसी बनने का वेट करना है, देन वहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अब आप लोगों ने ये तो सीख लिया। अब नाउ लेट्स गो टू द कि हमें कौन सा एमएसएस को अच्छे से यूज़ करना है, कहाँ पे बढ़िया बनेगा और कहाँ पे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ब्रेकआउट्स, कुछ ब्रेकडाउन करके बताइए, कुछ ट्रेड का ब्रेकडाउन करके बताइए कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे हम प्लान कर सकते थे, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये ट्रेड्स जो थे वो बनी हैं और इन्हें हम देख सकते थे, इन्हें हम कर सकते थे। तो देखते हैं। तो देखिए अभी अभी चलिए नाउ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड बनी है और कहाँ कहाँ पे आप लोग कौन कौन सी ट्रेड में एंटर कर सकते थे, ओके। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए, थोड़ा सा मैं इसे क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ सब कुछ, ओके। लेट्स गो टू द पॉइंट
कि मार्केट में कहाँ कहाँ ट्रेड बनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, जो शुरुआत करते हैं ना वो इस पर्टिकुलर एरिया से करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, बाजार में ना लिक्विडिटी ही सब कुछ होती है। तो अगर लिक्विडिटी है तो बाजार ऊपर जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। इसके पीछे का भी कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक यही है कि फ्यूल चाहिए बाजार में। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमें दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं। BOS देने के बाद हमें ऑब्वियसली बात वही होती है कि हमें करना क्या, हमें बाय करना है। बाय बाय कब करना है, जब बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बने, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें चीज़ें मिलती हुई नजर आए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक FVG है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास FVG है, तो हम लोग इस FVG से बाय कर सकते हैं। बट क्या डायरेक्टली बाय कर सकते हैं? नहीं। मैंने आपको बताया कि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको MSS का वेट करना है। नाउ लेट्स गो टू द छोटे टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 22 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेट्स गो। 22 अक्टूबर 2025 बहुत दूर है क्या? ओके, यहाँ पे ये वाला एरिया है गाइस, ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मार्केट में जो है ना, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सबसे एक्सट्रीम POI कौन सा था। एक्सट्रीम POI में अगर हम देखें तो यही वाला था, ये वाला था एरिया। लेकिन आप देखोगे तो ये तो फुलफिल हो गया है ऑलरेडी। फुलफिल का क्या मतलब, नहीं वैसे फुलफिल यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ना, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल ने इन सबको ऑब्जर्व कर लिया है। अगर आप इसे भी नहीं लेते तो ये वाली कैंडल ले लीजिए, ठीक है। एंड देन नहीं, वैसे देखा जाता है फुलफिल है, क्योंकि ये वाली कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई एंड सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, ये हो गया, बन गया। बनने के बाद इस वाली कैंडल टैप किया एंड देन गया, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं बना। मतलब ये वाला जो हमारे पास FVC है ना, वो किसी काम का नहीं है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें समझ में आ गया कि इसकी कोई वैल्यूएशन है नहीं। अगर इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। दूसरे टाइम फ्रेम का मतलब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आए एंड देन हमने यहाँ पे चेक किया। तो चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, इस पे है, यहाँ पे जो है हमें एक 4 आवर पे FVC दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे में ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके, अब अगर ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, FVC मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, MSS का वेट करना है और एक FVC बनने का वेट करना होता है। MSS कहाँ होगा? देखिए यहाँ पे मार्केट ने गिरा, मार्केट फिर गिरा, ठीक है। गिरने के बाद क्या किया है, मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक किया है। ध्यान समझिएगा, इस वाले लो को ब्रेक किया, मतलब कि ये वाला हाई जो हमारे लिए वैलिड है। समझ गए वैलिड क्यों है? क्योंकि इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया, तो मतलब ये वाला हाई हमारे बन गया। अगर ये वाला हाई बन गया तो अगर इसके ऊपर कैंडल मार्केट क्लोज कर देती है तो ये हमारे क्या बन जाएगा, एक MSS बन जाएगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, बट कैंडल ने क्लोज किया नहीं। उसके बाद क्या होता है, बाजार फिर से नीचे आ जाता है एंड देन अगेन फिर से ऊपर जाता है। बट क्या MSS हुआ? एक्चुअल में देखा जाए MSS ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये वाला जो हाई था ना, ये वाला हाई, ये हमारे पास एक MSS था। यहाँ पे MSS बनना चाहिए, और MSS मान लेते हैं हो भी गया, तो आपको FVC कहाँ दिख रहा है इस पूरे एरिया में क्लियर कट? क्या ये वाला कोई FVC है ना? इसकी तो वीक भी इंटरफेयर कर रही है ना, तो कोई FVC बनी ना ही कोई MSS हुआ। तो आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड एंटर कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब मार्केट अभी भी बेयरिश ही है, उसने ट्रेंड चेंज नहीं किया है। उसके बाद बाजार क्या करता है, बैक टू बैक नीचे जाने के बाद एक हमारा जो है ना लो लेता है। लो मतलब बड़े टाइम फ्रेम का लो। अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको जो है थोड़ा सा, ओके, ये लो मतलब हमारा एक लिक्विडिटी ले लेता है। डेली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ओके, तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे यही वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे इसने लो ले लिया। डेली टाइम फ्रेम पे लो लेने का मतलब है कि बाजार ने एक लिक्विडिटी कलेक्ट करी, और लिक्विडिटी कलेक्ट करने के जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम का FVC भी है। हम इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इनकार नहीं से कर सकते, क्योंकि इसके जस्ट नीचे में एक हमारे पास FVC है। उसके साथ साथ क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, OB भी है। अब अगर OB भी है, FVC भी है, तो ये पे तो सोने पे सुहागा हो गया। अब तो हम यहाँ पे बाय कर ही सकते हैं। लेकिन रूल क्या करता है कि MSS होना चाहिए, MSS के साथ साथ एक FVC बननी चाहिए, तभी जाके हम बाय कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट POI तक होगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक होगा। ओके, अब नाउ हम लोग इसे समझते हैं कि अगर हमने बाय किया तो अब हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये FVC बना,
ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई। स्वीप होने के बाद हमारा एमएसएस होगा कहाँ एक्चुअल में देखा जाए तो? एमएसएस जो होगा ना वो होगा हमारा, देखिए ये वाला लो था, इसको ब्रेक किया, ये वाला हाई, इस वाले हाई के जस्ट ऊपर में देखिए कैंडल ने क्लोज किया है, छोटी वाली कैंडल ने क्लोज किया है। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ना, ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे हमारे पास ये हुआ एमएसएस, ये हमारा हो गया एमएसएस। ठीक है, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद क्या हमारे पास एक एफवीजी है? द आंसर इज यस, हाँ भाई एफवीजी तो है, एफवीजी बन गई। एफवीजी बनने के बाद आपको क्या करना है, और छोटे टाइम फ्रेम पे से साथ साथ रेटिफाई करना होता है, उसके साथ साथ हमें ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये इनसाइड कैंडल जो आप देख सकते हैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही है यहाँ पे पूरी पूरी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करना है। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और भी सिखाई है कि आप इसके 50% जोन को मार्क कीजिए, जो कि डिस्काउंटेड जोन होता है। डिस्काउंटेड जोन कैसे मार्क करना है? अगर वीक है तो वीक में आपको कुछ नहीं करना है, जो वीक वाली कैंडल है उसकी पूरी पूरी वीक को नापना है कुछ इस प्रकार। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसे बंद करता हूँ, ऐसे आपको इसे मार्क करना है। एंड देन यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करना, इसका जो 50% वाला एरिया है ना, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे ये 50%, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं, यहाँ पे जस्ट OB के नाम से इसे ऐसे डिनोट कर दीजिए। जस्ट ये 50 वाला परसेंट यहाँ पे आपको इसे मार्क करना है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक OB हो गया। एफवीजी भी है भाई, OB भी है, और मार्केट यहाँ से जो है एक ग्रीन कैंडल दिखा रहा है। और जैसे इसका हाई ब्रेक हो, आप चाहें तो वहाँ पे ले सकते हैं, या फिर जस्ट यहाँ पे एक एंट्री लीजिए, और आपका जो ऑर्डर आपका जो स्टॉप लॉस होगा इसके जस्ट नीचे पे रखना, तो यहाँ रखिए। ठीक है, और सेफली अगर देखा जाए तो इसके जस्ट नीचे पे ही रखना चाहिए, नहीं भी रख रहे हैं तो यहाँ तक तो आसपास आपको रखना चाहिए। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो डायरेक्ट ये लिक्विडिटी होगा। लिक्विडिटी हमारे पास एक यही पड़ी होती है आसपास की। सबसे पहले लिक्विडिटी जो है एज अ सेफ ट्रेडर, एज अ फंडेड ट्रेडर आपको वहीं रखनी चाहिए जो आपके नज़दीक है। ठीक है, नज़दीक में लिक्विडिटी जो है वो ये वाली है, जहाँ से बाजार रिवर्स हो सकता है नेक्स्ट POI, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में अगर आप देखेंगे तो एक एफवीजी भी है। ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है, एमएसएस का वेट करना है, एमएसएस के बाद POI बनाना है, बनने देना है, एंड देन आपको एंट्री प्लान करनी है। इससे पहले नहीं प्लान करनी है। अगर आपको फंडेड क्लियर करना है, दिस वे इज़ द बेस्ट टू क्लियर द फंडेड। वेट बहुत करना पड़ेगा, इसमें पेशेंस चाहिए ही चाहिए। एंड देन जब मार्केट अगेन जाना शुरू कर दे, आपको पता है आपके बायस कहाँ के हैं। सबसे पहला ये टेम्परेरी आपका लिक्विडिटी, एंड देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है वो ये वाला है। तो आपको पता है कि बायस ऊपर के हैं। अगर आप बायस ऊपर के हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, नीचे से सिर्फ और सिर्फ बाय करते हुए चलना है, जो हमारे पास POI मिले सबसे पहला, उसके बाद जो है दूसरा POI यहाँ मिला, यहाँ से एक बाय कर लो, सिंपल, कुछ भी नहीं, एमएसएस भी नहीं देखना। इसके बाद जो है ना, आपको एमएसएस देखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बाय करो, क्योंकि आपको पता है बायर्स जो हैं वो आपके हैं। जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट करो, ओके। एंड देन अगेन आप देखिए यहाँ पे एक POI बन गया, ये देखिए POI कुछ नहीं, एफवीजी बनना चाहिए। एफवीजी बनने के बाद आप जस्ट वहाँ पे फिर से अगेन एंट्री लो, स्टॉप लॉस जस्ट उसके जस्ट नीचे में रखो, टारगेट सेम वहीं का, एंड देन फिर आपको वेट करो, फिर देखो कहाँ पे POI बन रहा है। आप देखोगे तो इस वाले पर्टिकुलर जोन में, ठीक है, फिर से बनता है। कभी भी मार्केट अब जो है ना, अब मार्केट अपने POI है उसको ब्रेक भी नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा, उसको फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए एक एफवीजी बना, साथ ही साथ ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, ये OB भी बना है, ठीक है, एक यहाँ पे बना OB, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप देखते हैं तो एक ये वाला जो है पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा एफवीजी बना है, ठीक है। और अगर आप इसे भी नहीं देते हैं तो ये वाली कैंडल ले लीजिए पूरी पूरी, ये क्या है, एक OB है पूरी पूरी, यहाँ पे ये वाला पूरा पूरा OB है। तो अगर ऐसा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे इस तरीके से एंट्री प्लेस करनी है। स्टॉप लॉस जस्ट आपको इसके जस्ट नीचे का लगाना है, एंड देन आपको फिर टारगेट वही कर देना है, सिंपल। आपको पता है मार्केट ऊपर ही जाना है, क्योंकि आप नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट वहीं पे, फिर आपको मिलता है कहीं ना कहीं एफवीजी, तो फिर बाय कर लो भाई। फिर से देखिए कुछ नहीं होता है, वहीं पे फिर से एफवीजी बन जाती है, ये वाला पर्टिकुलर जोन, फिर एफवीजी बन जाता है, ठीक है। एंड देन अगर आप देखते हो फिर से ये वाला एफवीजी बन जाता है, ठीक है, फिर बाजार इसको टैप करता है, एंड देन फिर कंटिन्यू हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल एफवीजी पे बाय करते हुए चलना है। जितना बाय करते हुए जाओगे, जितना बाय करते हुए जाओगे, बढ़िया प्रॉफिट कमाओगे। और यहाँ पे बुक कर देना है, यहाँ ईजिली आपको बुक करना है। दिस मैथड
विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर फंडेड। व्हाट आई से, ये जो मेथड है ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप जो है इजीली फंडेड क्लियर कर सकते हो, और होपफुली आपने क्लियर भी किया होगा। और अगर आपको गाइस ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, कि मैंने आपको जो एफर्ट दिए, जो मैंने समझाया आपको, उसके लिए एक लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से आपके साथ साथ और भी लोगों की मदद हो जो एक्चुअल में क्लियर करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने ICT SMC बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए तो भाई एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है। नाउ गाइज, टाइम काफ़ी हद से ज़्यादा हो चुका है, और मुझे लगता है काफ़ी सफिशिएंट चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। मैं आपको कहूँगा, जब भी आप फंडेड अकाउंट में हो, ट्राई करिए एक ही पेयर में ट्रेड करिए। और जैसे मेरा व्यू है, तो मैं इस वक्त मेरा दो चीज़ों पे ट्रेड करता हूँ, दो दो पेयर है मेरे पास, एक US30 है और एक गोल्ड है। मैं आपको अगर मैं दिखाऊँ, सबसे पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एज अ थंबनेल के तौर पे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। ओके, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्टली। पता नहीं क्या हो रहा है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ मैं सबसे पहले। ओके 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 ओके, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, फंडेड अकाउंट के लिए मैं क्या करता, आप सिंपली एक से दो ही पेयर लीजिए, बहुत सफिशिएंट है ट्रेड करने के लिए। जैसे कि मैं आपको ना पेयर दिखाऊं, तो मैं एक गोल्ड में करता हूं ट्रेड, दूसरा ये मेरे पास US30 है, डाउ जोन्स। ये डाउ जोन्स ये DJI है, पर ये क्या है, US मार्केट का है। जब US मार्केट ओपन होती है तब ये खुलता है, कितने बजे, 7 बजे के आसपास ओपन होता है, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख लो यहाँ पे। तो ये 7 बजे के आसपास ओपन होता है। इसमें ट्रेडिंग नहीं होती है, बेसिकली इसमें ट्रेडिंग होती है US30 में। तो आप लोग इसको भी कैप्चर कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, US30 में कितना बढ़िया ट्रेड हमने कैप्चर किया। लास्ट ट्रेड क्या खतरनाक ट्रेड था, मैंने इसे बहुत बहुत आसानी से ट्रेड को कैप्चर किया। सिंपल, कुछ भी नहीं हुआ था। इसने यहाँ पे जो था लिक्विडिटी था, इसको ना इसने स्ट्रिप किया, और BOS के चक्कर में यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स जो थे वो बाय कर रहे थे। तो हमें पता था कि मार्केट में एक्चुअल में सेलिंग आने वाली है, क्योंकि भाई लिक्विडिटी नहीं थी ऊपर जाने के लिए, फ्यूल ही नहीं था मार्केट के पास। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप देखोगे तो मार्केट ने ऑलरेडी अपने सारे हाइस को बाय भी क्या, ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा था। तो ऑल टाइम हाई पे क्या होता है ना, जब अगर कोई POI ना हो तो लोग कंटिन्यूस बाय करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि अगर मार्केट में फ्यूल ही नहीं है तो मार्केट जाएगा क्यों। और दूसरा ट्रेड हमारे पास देखिए, ये वाला ट्रेड है, काफ़ी बेहतर ट्रेड है, और मैं यहाँ पे कंटिन्यूस बाय ही करते जा रहा था, और काफ़ी बढ़िया ट्रेड मिला और कंटिन्यूस प्रॉफिट था। क्यों? क्योंकि सिंपली ये इम्बैलेंस था, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट में ही, कि इम्बैलेंस जो है बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये पर्टिकुलर एरिया पूरा पूरा इम्बैलेंस था, ये वाला जोन। तो उसको हमने रेक्टिफाई किया कि भाई जो हमारे पास इम्बैलेंस है वो ये वाला पूरा पूरा जोन है। आप देखोगे यहाँ पे उसको टैप करता है, बाजार ऊपर जाता है। एंड देन यहाँ पे देखेंगे आप MSS, इस वाले एरिया पे हमारे पास MSS भी करता है, आप चाहें तो यहाँ पे कह सकते हैं MSS भी किया। MSS के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे देखेंगे तो एक FVG देखने को मिला, उसको भी टैप किया, फिर बाजार गया ऊपर, फिर अगेन इसको टैप किया, फिर यहाँ से गया। तो मैं चाहता तो अगर यहाँ पे अगर मैं चाहूँ प्योर कंफर्मेशन का ट्रेड, तो मेरा यहाँ बनता है, एंड जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और सीधा सीधा टारगेट है मेरा नेक्स्ट लिक्विडिटी। ठीक है, बढ़िया लिक्विडिटी हमारे पास नेक्स्ट ये वाला है। ठीक है, आप यहाँ तक टारगेट रखिए आराम से। अगर उससे पहले निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रखिए। अगर इतने भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, सफिशिएंट है। और अगर जिसने यहाँ से भी कैप्चर कर लिया तो बेहतर है। वैसे देखा हूँ तो मैं बताऊँ तो मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था, यहाँ से मैंने बस इतना ही लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, क्योंकि मेरे ऑलरेडी काफ़ी बड़ा ट्रेड हो चुका था कल के दिन में। तो मैंने ये ज़्यादा बड़ा कैप्चर करने की कोशिश नहीं करी, तो मैंने इसमें निकाल दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप मिनिमम पेयर लीजिए। जैसे मैं गोल्ड करता हूँ और ये US30 करता हूँ, ये जो है ना US100 है, तो नेस्डैक है, नेस्डैक 100, इसमें मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। जस्ट मैं कॉन्फ्लेक्स के लिए देखता हूँ, कॉन्फ्लेक्ट के लिए कि हो क्या रहा है। SMT को देखता हूँ कि अगर मार्केट में अगर ये इंडेक्स ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, एंड देन अगर हमारे पास ये DJI है, ये वाला भी इंडेक्स ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो इसके कोइंसिडेंस को देखता हूँ कि कर क्या रहे हैं ये दोनों। अगर दोनों सिमिलर हैं तो काफ़ी बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया है। तो उस तरीका है, उन तरीक़ों से हम ट्रेड करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो मैं बस इस वाले पेयर में और इस वाले पेयर में ट्रेड करता हूँ। बाकी मैं BTC में जो है ना काफ़ी ट्रेड्स लेके चलता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें काफ़ी एक अच्छा सेलिंग आ सकती है सेम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वाले जो लिक्विडिटी था ना मार्केट ने ले लिया,
एंड देन यहाँ पे देखेंगे एक एमएसएस भी किया, आपको जो मैंने पॉइंट बताए सब एज इट इज़ पॉइंट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो लो है, ठीक है, ये हमारे पास एक एज ए एमएसएस है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है कि नहीं है, आप खुद ही लाइन में देखिए कि मार्केट यहाँ से गया, लो लिया पिछला, ठीक है, ये डिप बनाया और उसके जस्ट ऊपर में कैंडल क्लोज हुई, तो मतलब ये क्या है, स्विंग पॉइंट है, स्विंग है, यहाँ से ऐसे गया, तो मार्केट में स्विंग है। स्विंग के लिए लास्ट कैंडल का लो ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होता है, और मार्केट ने किया भी है। लास्ट कैंडल के लो को ब्रेक करने का मतलब है मार्केट ने एक वैलिड स्विंग बनाया, वैलिड स्विंग बनाया तो इसके नीचे मतलब अगर मार्केट में कैंडल क्लोज होती है तो एमएसएस कहलाएगा। एमएसएस भी हुआ, एमएसएस होने के बाद आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक एफवीजी बनता है, एफवीजी हम शॉर्ट करेंगे, इसके जस्ट ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट आप चाहो तो 1:1 रख लो, 1:2 रख लो, चाहो नेक्स्ट लिक्विडिटी रख लो। वैसे मैं जो है ना वो 1:2 ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अगर मेरे को 1:2 मिल गया एग्जिट कर लो भाई, क्यों ज़्यादा लालच करना। कभी कभी क्या होता है कि वो लिक्विडिटी से पहले भी रिवर्स जाता है और हमें कॉस्ट पे निकलना पड़ जाता है, फिर बाद में भले ही वो जाए पर वो रिग्रेट रह जाता है कि यार कॉस्ट पे निकल गए। इस चक्कर में भी मैं क्या करता हूँ ना कि 1:2 अगर मेरे को मिल रहा है तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, तो मैं वहाँ पे भी निकल जाता हूँ। 1:3 भी बेटर है, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप काम करिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।